Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is morphology revision of musculoskeletal system. तो स्टार्ट करते हैं हम लास्ट से। तो जो पास्ट में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हम उसी की मॉर्फोलॉजी को तैयार करेंगे। पहला है रेप्टोमायोसार्कोमा। रेप्टोमायोसार्कोमा के एग्जाम में पूछी जाती है 4 मॉर्फोलॉजिकल टाइप। तो उसकी 4 होती है। इसका निमोनिक होता है पीस है पीस। ओके, पी से होगा पोलियोमॉर्फिक आ जाएगा, ई से आपका हो जाएगा ओके एम्ब्रियोनल रेप्टोमायोसार्कोमा, जिसमें सार्कोमा बोर्डरिएट हो जाएगा जो कि वजाइना के अंदर आपको देखने को मिलता होता है। ओके, इसके बाद ई से एल्वियुलर रेप्टोमायोसार्कोमा और एस से स्पिंडल सेल या स्क्लेरोसिंग रेप्टोमायोसार्कोमा। अगर आपसे पूछ ले स्मूथ मसल ट्यूमर तो बिरान में लियोमायोमा आ जाएगा। ओके, और मेलिग्नेंट के अंदर लियोमायोसार्कोमा हो जाएगा। ट्यूमर ऑफ अनसर्टेन ओरिजिन के अंदर साइनोवियल सार्कोमा, जिसमें डुअल लाइन ऑफ डिफरेंशिएशन देखने को मिलती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं पीछे की तरफ आ जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा है ओके तो गाउट वाला टॉपिक है। अच्छा, एक होता है गाउट, एक होता है सूडो गाउट। जो गाउट होता है ना वो होता है हमारा यूरिक एसिड के क्रिस्टल की वजह से, जो कि एनवेलप शेप होते हैं। जबकि सूडो गाउट कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल की वजह से होता है, जो कि रोम्बॉइड शेप होती है। जो हमारा रूरेट क्रिस्टल होता है नेगेटिवली बाइफ्रिंजेंट होता है, जो कि सूडो गाउट वाले होते हैं। ये हमारे वीकली पॉजिटिव बाइफ्रिंजेस होते हैं। अब गाउट की जो मॉर्फोलॉजी है, गाउट के अंदर आपने 4 चीज़ों को रट्टा मारना है। नंबर 1 एक्यूट आर्थराइटिस, नंबर 2 क्रॉनिक टू फैशियल आर्थराइटिस, नंबर 3 एक्युमुलेशन ऑफ टफाई, नंबर 4 यूरेट या गाउट नेफ्रोपैथी, जिसमें यूरिक एसिड नेफ्रोलिफ्थियासिस और लास्ट में पाइलोनेफ्राइटिस आ जाएगा। ओके, अब एक्यूट आर्थराइटिस के अंदर क्या होता है, डेंस न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलती है, जो कि साइनोवियम को परमिएट कर जाती है। क्लियर, नंबर 1 ये चीज आ जाएगी। नंबर 2 आपको साइनोवियल फ्लूइड के अंदर नीडल शेप क्रिस्टल देखने को मिलते होते हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। नंबर 3 एडीमा और कंजेशन होगी किसके अंदर, साइनोवियम के। तो साइनोवियम में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको इन्फ्लेमेटरी सेल देखने को मिलती है। ओके, और ये एपिसोड जब खत्म हो जाती है, जब क्रिस्टलाइजेशन खत्म हो जाएगी या क्रिस्टल की सॉल्युबलाइजेशन हो जाती है। क्रोनिक टोफाइसिस क्या हो सकती है, रिपीटेड प्रेसिपिटेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल है। अभी यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल होते हैं ये आर्टिकुलर सरफेस को इनकरस्ट करेंगे, उसकी वजह से विजिबल डेपोजिट हो जाएगा साइनोवियम के ऊपर, और इस विजिबल डेपोजिट की एडिमेटस हाइपरप्लेजिया फाइब्रोटिक हो जाएगी, जिसकी वजह से पेनस बन जाएगा। वो पेनस क्या करेगा, अंडरलाइन कार्टिलेज को या उसको कार्टिलेज को उड़ा देती है, जिसकी वजह से जक्स्टा कॉर्टिकल या जक्स्टा आर्टिकुलर बोन इरोजन देखने को मिलती होती है। क्लियर, टोफाई क्या होती है, टोफाई पैथोगोनोमिक हॉलमार्क होते हैं गाउट का। इसमें लार्ज एग्रीगेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल है सराउंडेड बाय द इंटेंस इन्फ्लेमेटरी एग्रीगेट आ जाएगा। तो टोफाई होते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज पे, लिगामेंट पे, टेंडन पे, बर्सा पे हो सकते हैं। क्लियर, और ये सॉफ्ट टिश्यू में भी हो सकते हैं, लाइक हमारा ईयर लोब्यूल फिंगर टिप्स है। यूरेट नेफ्रोपैथी के अंदर यूरिक एसिड नेफ्रोलिफ्थियासिस और पाइलोनेफ्राइटिस आ जाएगा, खासतौर पर यूरिनरी ट्रैक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। और गाउट की आपसे पूछ ले कि पैथोजेनेसिस क्या होती है, तो हाइपर यूरिसीमिया की वजह से क्या होगा, यूरिक एसिड के क्रिस्टल की प्रेसिपिटेशन होती है, आगे 2 में डिवाइड हो जाएगा। एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट के अंदर न्यूट्रोफिल की कीमोटैक्सिस होती है। कीमोटैक्सिस की वजह से न्यूट्रोफिल क्या करेगा, फेगोसाइटोस करेगा, फेगोसाइटोसिस की वजह से फट जाएगा न्यूट्रोफिल, और लाइसिस की वजह से लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज हो जाती है, बाकी टिश्यू की इंजरी करवा देंगे। और बाकी 4 चीज़ें न्यूट्रोफिल को कीमोटैक्सिस करवा देती है। नंबर 1 एक्टिवेशन ऑफ अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट है, नंबर 2 आपका ल्यूकोट्राइन B4 प्रोस्टाग्लैंडिन फ्री रेडिकल, नंबर 3 इंटरल्यूकिन 1 और नंबर 4 कीमोकाइन। ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती है मैक्रोफेजेस से, और वो भी टिश्यू की इंजरी करवा देती है। ओके, और गाउट को 2 में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी गाउट। सेकेंडरी गाउट में ल्यूकेमिया आ जाएगा, क्रॉनिक रीनल डिजीज आ जाएगा, लिस्टियन सिंड्रोम, हाइपोसेंथिन गॉनिन फॉस्फोराइबोसल ट्रांसफरेस आ जाएगा। क्लियर, ये चीज़ आ जाती है। इसके बाद नीचे आ जाती है साइनोवियल जॉइंट की तरफ, सॉरी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ। रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस की आपसे मॉर्फोलॉजी कंपेयर हो सकती है, तो आपने रट्टा मारना है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का निमोनिक है CIPBF। ओके, अब बी से क्या हो जाएगा, बी से फाइब्रस और बोनी एनकाइलोसिस हो जाएगा। ओके, CIP से क्या होगा, सी से क्या होगा, आपको कार्टिलेज की इरोजन देखने को मिलती है। ओके, आइस इन्फ्लेमेशन, और पी से पेनस फॉर्मेशन है। उसके आर्थराइटिस का निमोनिक होता है ओके 2BSC है, 2 से थिंड और फिब्रिलेटेड कार्टिलेज हो जाएगा, और से उसके फाइट आ जाएगा। बी से आपका बोनिस पर आ जाएगा। ओके, सी से सिस्ट आ जाएगा सब कॉन्ड्रल, या एस से क्लोरोसिस आ जाएगा। ओके, अब इसकी जो पैथोजेनेसिस उसको रट्टा मारना है कि आपको ससेप्टेबिलिटी जीन देखने को मिलता है, या इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसमें आपके इन्फेक्शन या स्मोकिंग आ जाएगी। ससेप्टेबिलिटी जीन के अंदर HLA-DR4 आ जाएगा, जिसकी वजह से फेलियर ऑफ टॉलरेंस और अनरेगुलेटेड लिम्फोसाइट एक्टिवेशन देखने को मिलती है। उसकी वजह से TOC B सेल का रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा टू द सेल्फ एंटीजन, और उसकी वजह से आपको 3 सेल एक्टिवेट देखने को मिलेगा, TH17, TH1 और एंटीबॉडी। अब वो क्या करती है, ये एंटीबॉडीज क्या करती है, फाइब्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट और आपके होते हैं साइनोवियल सेल, इनकी प्रोलिफरेशन कराती है, उनकी में से प्रोटीएसिस या साइटोकाइन के प्रोडक्शन करवा देती है। फाइनली उसकी वजह से पेनस की फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन कार्टिलेज देखने को मिलता है। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्रोस में। ग्रोस में क्या होगा कि जो हमारा साइनोवियम है वो ग्रोसली एडिमेटस होता है, फाइब्रोटिक होता है, हाइपोप्लास्टिक होता है, जिसकी वजह से ये स्मूथ कॉन्टोर से कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, डेलिकेट बल्बस विलाई में कन्वर्ट हो जाएगा। आप कैरेक्टरिस्टिक हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग के अंदर या फीचर के अंदर साइनोवियल सेल हाइपोप्लेजिया देखने को मिलता है। नंबर 2 आपको डेंस इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट देखने को मिलता है, जिसमें CD4 सेल देखने को मिलेगा। नंबर 3 वेस्कुलरिटी देखने को मिलती है। नंबर 4 फिब्रिनो पुरुलेंट एक्सुडेट देखने को मिलता है ऑन द साइनोवियल एंड द जॉइंट सर्फेस, और लास्ट में आपको ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी देखने को मिलती है सब कॉन्ट्रोल बोन में। ओके, अब इन सब चीजें की वजह से बन जाएगा पेनस। पेनस क्या होता है, मैस ऑफ एडिमेटस साइनोवियम है, इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी सेल आ जाएगा, ग्रैनुलेशन टिश्यू फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, जो कि क्या कराती है, इरोजन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज करा देती है। और फाइनली जो पेनस है वो ब्रिजेस कर सकती है अपोजिंग बोन को, जिसकी वजह से फाइब्रस एनकाइलोसिस हो सकती है।
लास्ट में आपको रूमेटाइड नोड्यूल देखने को मिल सकते हैं। सबक्यूटेनियस नोड्यूल होती है ऑन द फोर आर्म, एल्बो, ऑक्सीपिट, लंबो सेक्टल होता है। इसमें सेंट्रल जोन ऑफ फिब्रिलिना एंड सराउंडेड बाय द प्रोमिनेंट रिम ऑफ एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल आपको देखने को मिलते होते हैं। ओके, और डायग्नोसिस के अंदर आपने एसीपीए को डिटेक्ट करना, एसीपी और इसके अलावा रूमेटाइड फैक्टर आ जाएगा, सीरम रूमेटाइड फैक्टर है। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, स्वानिक डिफॉर्मिटी और बोटेनल डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। रेडियोग्राफी फाइंडिंग के अंदर क्या होगा, नंबर 1 जॉइंट की फुजन देखने को मिलती है, नंबर 2 जक्स्टा आर्टिकुलर ऑस्टियोपेनिया देखने को मिलेगा, नंबर 3 इरोजन एंड द नर्विंग ऑफ द जॉइंट स्पेस, नंबर 4 लॉस ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। क्लियर? तो आपने रट्टा मारना है, 2 जे आ जाएगा, जे जॉइंट आपकी इफुजन एंड जक्स्टा आर्टिकुलर ऑस्टियोपेनिया आ जाएगा। इसके बाद जॉइंट स्पेस की नर्विंग और लॉस ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज ये आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है। जो सेकेंडरी होता है ना, ये हमारी ओबेसिटी की वजह से हो सकता है। इसके अलावा एच से हीमोक्रोमेटोसिस, ओवरक्रोनोसिस या डायबिटीज की वजह से देखने को मिल सकता होता है। निमोनिक इसका मोटे एचओडी है। ओके, अब इसकी जो पैथोजेनेसिस है ना, पैथोजेनेसिस का यहाँ पे पूरा स्केच बना हुआ है, उसको देख लेना आप। ठीक है, लेकिन इसमें देखने को क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। नंबर 1 लूज बॉडी देखने को मिलती है कि जो कार्टिलेज है उसकी कुछ पोर्शन स्लब ऑफ होकर जॉइंट में चले जाती है। ओके, दूसरा आपको बोन इबर्नेशन देखने को मिलती है जो कि पॉलिश इवारी बोन अपीयरेंस होती है। नंबर 3 ऑस्टियोफाइट देखने को मिलता है प्रॉक्सिमल पे और डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट पर। अब इसकी कंपैरिजन ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है मैकेनिकल इंजरी टू द आर्टिकुलर कार्टिलेज की वजह से होता है, जबकि ऑटोइम्यून मैकेनिज्म होता है। अब यहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन है वो सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन एग्जैक्ट कर सकती है, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी होती है। जो डिस्ट्रक्शन होती है टी सेल एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से होती है। जॉइंट्स यहाँ पे वेट बेरिंग जॉइंट होते हैं लाइक नी और हिप, जबकि यहाँ पे किससे स्टार्ट होती है, स्मॉल जॉइंट ऑफ फिंगर से होती है। ठीक है, ओके। अब इसकी पैथोलॉजी के अंदर कार्टिलेज की डीजनरेशन, ये वही आपने जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, जबकि इसमें यहाँ पे पेनस फॉर्मेशन देखने को मिलता है, काइलोसिस देखने को मिलता है। सीरम एंटीबॉडी आपको किसमें देखने को मिलेगी, इसमें देखने को मिलेगी लाइक एसीपी और रूमेटाइड फैक्टर है। और लास्ट में लंग्स, हार्ट और दूसरे ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलती है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं हम जॉइंट सेल ट्यूमर। जॉइंट सेल ट्यूमर और ऑस्टियोसार्कोमा क्या करते हैं, हमारे ओवरलाइन कॉर्टेक्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको बल्जिंग सॉफ्ट टिश्यू मैस देखने को मिलेगा विद डिलिनेटेड बाय द थिन शेल ऑफ रिएक्टिव बोन है। ग्रोसली बात करें तो ये क्या होते हैं, रेड ब्राउन मैसेज देखने को मिलते हैं। ओके, जो कि सिस्टिक डिजनरेशन अंडर को कर रहे होते हैं। हिस्टोलॉजिकली आप देखो तो आपको यूनिफॉर्म ओवल मोनोन्यूक्लियर सेल देखने को मिलेगी विद ऑस्टियोक्लास्ट टाइप जॉइंट सेल, जिसमें 100 या 100 से भी ज्यादा आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। नेक्रोसिस या माइटोटिक एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। इसके बाद आ जाओ आप एविंग सार्कोमा। एविंग सार्कोमा मेडुलरी कैविटी में राइज करता होता है, राइज इन द मेडुलरी कैविटी, नंबर 1 नोट करना है। नंबर 2 इन्वेट करेगा कॉर्टेक्स को, पेरियोस्टियम को, सॉफ्ट टिश्यू को। जो ट्यूमर होता है सॉफ्ट इनवाइट होता है। ओके, इसमें हेमरेजिक नेक्रोसिस देखने को मिलती है। सॉफ्ट इनवाइट को रट्टा मार लेना है। ओके, अब मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या होगा, मॉर्फोलॉजी में आपको शीट्स ऑफ यूनिफॉर्म राउंड सेल देखने को मिलता है। ठीक हो गया, स्मॉल राउंड सेल विद स्कैंटी क्लियर साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है क्लियर क्यों हो जाता है, ड्यू टू अबंडेंट ग्लाइकोजन। और आपको होमर राइट रोसेट देखने को मिलता है। होमर राइट रोसेट क्या होता है, राउंडेड सेल कल्चर, राउंडेड सेल क्लस्टर होती है विद सेंट्रल फिब्रिली कोर। तो राउंडेड सेल क्लस्टर विद राउंडेड फिब्रिली कोर, तो ये क्या होता है, होमर राइट रोसेट होता है। इसके अलावा जियोग्राफिकल नेक्रोसिस भी देखने को मिल सकती है। ओके, नेक्स्ट है कॉन्ट्रोसार्कोमा। कॉन्ट्रोसार्कोमा आगे 3 वेरिएंट का होता है। आगे मिनिमल चेन डिजीज का निमोनिक है, इसका मीजन काइमल हो सकता है, कन्वेंशनल हो सकता है, डी डिफरेंशिएटेड हो सकता है, और लास्ट में क्लियर सेल भी हो सकता है। क्लियर सेल हो सकता है, मीजन काइमल है, डी डिफरेंशिएटेड और कन्वेंशनल है। बस इसके टाइप्स को रट्टा मार देना। ओके, इसके बाद एनकॉन्ट्रोमास होते हैं ना, 2 सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होते हैं। पहला है ओलियर डिजीज, दूसरा मैफोसी होता है। ठीक हो गया, ओलियर और मैफोसी होता है। मैफोसी में आपको स्पिंडल सेल हेमेंजियोमा भी देखने को मिलता है। इसके अलावा नॉन कार्टिलेज नियोप्लाज्म भी देखने को मिलते हैं। ओके, बाकी दोनों के अंदर आपको मल्टीपल एनकॉन्ट्रोमा देखने को मिलेगा। ओके, ये भी हो जाएगा। इसके बाद ऑस्टियोसार्कोमा क्या होता है, ऑस्टियोसार्कोमा बल्कि ग्रिटी वाइट ट्यूमर होते हैं। ओके, हेमरेजिक नेक्रोसिस होती है, सिस्टिक डिजनरेशन करती है, ओवरलाइन कॉर्टेक्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से सॉफ्ट टिश्यू मैस होगा ऑन द बोथ साइड ऑफ द बोन है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद है कि जो ऑस्टियोसार्कोमा होता है ना, ऑस्टियोसार्कोमा में आपको एक्सटेंसिव नेक्रोसिस देखने को मिलती है, इंट्रावास्कुलर इन्वेजन देखने को मिलती है। अब डायग्नोसिस के अंदर क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल, ओके, प्रोड्यूसिंग अनमिनरलाइज्ड ऑस्टियोइड। तो इसमें क्या होगा, आपको क्या देखने को मिलता है, आपको फाइन लेस लाइक पैटर्न ऑफ अनमिनरलाइज्ड ऑस्टियोइड बोन प्रोड्यूस बाय द मैलिग्नेंट सेल है। ओके, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल सकता है, आपको माइटोटिक फिगर देखने को मिल सकती है, ट्राइपोलर वाली देखने को मिल सकती है, बिजार ट्यूमर जॉइंट सेल देखने को मिलते हैं, हाइपरक्रोमैटिज्म देखने को मिल सकता होता है। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है ऑस्टियोमाइलाइटिस। आई थिंक ये लास्ट है हमारा ऑस्टियोमाइलाइटिस, फिर ये खत्म हो जाएगा। ओके, तो जो ऑस्टियोमाइलाइटिस के अंदर आपने रट्टा मारना है कि 2 चीज़ें, स्क्वेस्ट्रम और इन्वोलक्रम। स्क्वेस्ट्रम क्या होता है, डेड बोन होती है, जबकि इन्वोलक्रम क्या होता है, इट इज अ न्यूली फॉर्म्ड लिविंग बोन अराउंड अ डिवाइटलाइज्ड और इन्फेक्टेड बोन। तो जो स्क्लेरोसिस होती है ना बोन की, इसको क्या बोलते हैं, इन्वोलक्रम बोलते हैं, जबकि जो डेड टिश्यू है, नेक्रोटिक मेम्ब्रेन है, नेक्रोटिक बोनी टिश्यू है, उसको क्या बोलते हैं, स्क्वेस्ट्रम बोलते हैं। क्लियर? तो जो स्क्वेस्ट्रम होता है वो नेक्रोसिस की वजह से देखने को मिलता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं प्रोलिफरेट करते हैं, न्यूट्रोफिल की रिक्रूटमेंट करते हैं, नेक्रोसिस हो सकती है। ओके, और नेक्रोसिस की वजह से सब पेरियोस्टल एब्सेस की वजह से मजीद नेक्रोसिस हो जाएगी, कि जो सब पेरियोस्टल एब्सेस है वो आगे पेरियोस्टल लिफ्टिंग करेगी, मजीद नेक्रोसिस हो जाएगी। ओके, और जो डेड बोन है, ओके, जो क्रम्बल हो जाती है, अपने फ्रैगमेंट को रिलीज करना शुरू कर देती है साइनस ट्रैक में, तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्क्वेस्ट्रम कहते हैं। फिर आगे साइटोकाइन की प्रोडक्शन होती है, साइटोकाइन कहते हैं बोन की रिजॉर्प्शन कराना शुरू कर देते हैं, फाइब्रस टिश्यू की प्रोडक्शन देखने को मिलेगी, और पेरिफेरल डेपोजिशन ऑफ रिएक्टिव बोन जो कि लिविंग टिश्यू की होती है। ओके, ठीक है, तो लिविंग टिश्यू ऑफ रिएक्टिव बोन जो कि सराउंड करती है डिवाइटलाइज्ड इन्फेक्टेड बोन को, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम इन्वोलक्रम बोलते हैं।